सुधा और रवि को आज तलाक के कागज मिल गए थे। दोनों साथ ही कोर्ट से बाहर निकले। दोनों के परिजन साथ थे और उनके चेहरे पर विजय और सुकून के निशान साफ झलक रहे थे। 4 साल की लंबी लड़ाई के बाद आज फैसला हो गया था। 10 साल हो गए थे शादी को, मगर साथ में 6 साल ही रह पाए थे। 4 साल तो तलाक की कार्यवाही में ही लग गए। सुधा के हाथ में दहेज के सामान की लिस्ट थी जो अभी रवि के घर से लेना था, और रवि के हाथ में गहनों की लिस्ट थी जो सुधा से लेने थे। साथ में कोर्ट का यह आदेश भी था कि रवि 10 लाख रुपए की राशि एक मुश्त सुधा को चुकाएगा। सुधा और रवि दोनों एक ही टेम्पो में बैठकर रवि के घर पहुंचे। दहेज में दिए गए सामान की निशानदेही सुधा को करनी थी, इसलिए 4 साल बाद ससुराल जा रही थी आखिरी बार। बस उसके बाद कभी नहीं आना था उधर। सभी परिजन अपने अपने घर जा चुके थे। बस 3 प्राणी बचे थे, रवि, सुधा और सुधा की माँ। रवि घर में अकेला ही रहता था। माँ बाप और भाई आज भी गांव में ही रहते हैं। सुधा और रवि का इकलौता बेटा जो अभी 7 साल का है, कोर्ट के फैसले के अनुसार बालिग होने तक वह सुधा के पास ही रहेगा। रवि महीने में एक बार उससे मिल सकता है। घर में प्रवेश करते ही पुरानी यादें ताजा हो गई। कितनी मेहनत से सजाया था उसको सुधा ने। एक एक चीज में उसकी जान बसी थी। सब कुछ उसकी आंखों के सामने बना था। एक एक ईंट से धीरे धीरे बनते घरौंदे को पूरा होता देखा था उसने। सपनों का घर था उसका। कितनी शिद्दत से रवि ने उसके सपनों को पूरा किया था। रवि थका हारा सा सोफे पर पसर गया। बोला, ले लो जो कुछ भी चाहिए, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। सुधा ने अब गौर से रवि को देखा। 4 साल में कितना बदल गया है। बालों में सफेदी झांकने लगी है। शरीर पहले से आधा रह गया है। 4 साल में चेहरे की रौनक भी गायब हो गई। वह स्टोर रूम की तरफ बढ़ी जहां उसके दहेज का अधिकतर सामान पड़ा था। सामान ओल्ड फैशन का था, इसलिए कबाड़ की तरह स्टोर रूम में डाल दिया था। मिला भी कितना था उसको दहेज। प्रेम विवाह था दोनों का। घर वाले तो मजबूरी में राजी हुए थे। प्रेम विवाह था तभी तो नजर लग गई थी किसी की, क्योंकि प्रेमी जोड़े को हर कोई टूटता हुआ देखना चाहता है। बस एक बार पीकर बहक गया था रवि। हाथ उठा बैठा था उस पर। बस वो गुस्से में मायके चली गई थी। फिर चला था लगाने और सिखाने का दौर। इधर रवि के भाई भाभी और उधर सुधा की माँ। नौबत कोर्ट तक जा पहुंची और तलाक हो गया। ना सुधा लौटी और ना ही रवि लेने आ गया। सुधा की माँ बोली, कहाँ है तेरा सामान? इधर तो नहीं दिख रहा है, बेच दिया होगा इस शराबी ने। चुप रहो माँ। सुधा को ना जाने क्यों रवि को उसके मुंह पर शराबी कहना अच्छा नहीं लगा। फिर स्टोर रूम में पड़े सामान को एक एक कर लिस्ट में मिलाया गया। बाकी कमरों से भी लिस्ट का सामान उठा लिया गया। सुधा ने सिर्फ अपना सामान उठाया, रवि के सामान को छुआ भी नहीं। फिर सुधा ने रवि को गहनों से भरा बैग पकड़ा दिया। रवि ने बैग वापस सुधा को दे दिया। रख लो, मुझे नहीं चाहिए, काम आएंगे तुम्हें मुसीबत में। गहनों की कीमत 15-16 लाख से कम नहीं थी। क्यों? कोर्ट में तो तुम्हारा वकील कितनी दफा गहने गहने चिल्ला रहा था। कोर्ट की बात कोर्ट में खत्म हो गई सुधा। वहां तो मुझे भी दुनिया का सबसे बुरा जानवर और शराबी साबित किया गया है। सुनकर सुधा की माँ ने नाक भौं चढ़ाई। नहीं चाहिए, वो 10 लाख भी नहीं चाहिए। क्यों? कहकर रवि सोफे से खड़ा हो गया। बस यूं ही सुधा ने मुंह फेर लिया। इतनी बड़ी जिंदगी पड़ी है, कैसे काटोगी? ले जाओ, काम आएंगे।
इतना कहकर रवि ने भी मुंह फेर लिया और दूसरे कमरे में चला गया। शायद आंखों में कुछ उमड़ा होगा जिसे छुपाना भी जरूरी था। सुधा की माँ गाड़ी वाले को फ़ोन करने में व्यस्त थी। सुधा को मौका मिल गया। वो रवि के पीछे उस कमरे में चली गई। वो रो रहा था, अजीब सा मुंह बनाकर, जैसे भीतर के सैलाब को दबाने की जद्दोजहद कर रहा हो। सुधा ने उसे कभी रोते हुए नहीं देखा था। आज पहली बार देखा। ना जाने क्यों दिल को कुछ सुकून सा मिला, मगर ज़्यादा भावुक नहीं हुई। सधे अंदाज में बोली, इतनी ही फिक्र थी तो क्यों दिया तलाक? मैंने नहीं, तलाक तुमने दिया। दस्तखत तो तुमने भी किए। माफ़ी नहीं मांग सकते थे? मौका कब दिया तुम्हारे घर वालों ने? जब भी मैंने फ़ोन किया काट दिया। तो घर भी आ सकते थे, हिम्मत नहीं थी। सुधा की माँ आ गई। वो उसका हाथ पकड़कर बाहर ले गई। अब क्यों मुंह लग रही है इसके? अब तो रिश्ता भी खत्म हो गया। माँ बेटी बाहर बरामदे में सोफे पर बैठकर गाड़ी का इंतजार करने लगी। सुधा के भीतर भी कुछ टूट रहा था। दिल बैठा जा रहा था। वो सुन्न सी पड़ती जा रही थी। जिस सोफे पर बैठी थी उसे गौर से देखने लगी। कैसे कैसे बचत करके उसने और रवि ने वो सोफ़ा खरीदा था। पूरे शहर में घूमी तब यह पसंद आया था। फिर उसकी नज़र सामने तुलसी के सूखे पौधे पर गई। कितनी शिद्दत से देखभाल किया करती थी। उसके साथ तुलसी भी घर छोड़ गई। घबराहट और बढ़ी तो वह फिर से उठकर भीतर चली गई। माँ ने पीछे से पुकारा, मगर उसने अनसुना कर दिया। रवि बेड पर उल्टे मुंह पड़ा था। एक बार तो उसे दया आई उस पर, मगर वह जानती थी कि अब तो सब कुछ खत्म हो चुका है, इसलिए उसे भावुक नहीं होना है। उसने सरसरी नज़र से कमरे को देखा। अस्त व्यस्त हो गया है पूरा कमरा। कहीं कहीं तो मकड़ी के जाले झूल रहे हैं। कितनी नफरत थी उसे मकड़ी के जालों से। फिर उसकी नज़र चारों ओर लगी उन फोटो पर गई जिनमें वो रवि से लिपटकर मुस्कुरा रही थी। कितने सुनहरे दिन थे वो। इतने में माँ फिर आ गई। हाथ पकड़कर फिर उसे बाहर ले गई। बाहर गाड़ी आ गई थी। सामान गाड़ी में डाला जा रहा था। सुधा सुन्न सी बैठी थी। रवि गाड़ी की आवाज़ सुनकर बाहर आ गया। अचानक रवि कान पकड़कर घुटनों के बल बैठ गया। बोला, मत जाओ सुधा, मुझे माफ़ कर दो। शायद यही वो शब्द थे जिन्हें सुनने के लिए 4 साल से तड़प रही थी। सब्र के सारे बांध एक साथ टूट गए। सुधा ने कोर्ट के फैसले का कागज निकाला और फाड़ दिया। और माँ कुछ कहती उससे पहले ही लिपट गई रवि से। साथ में दोनों बुरी तरह रोए जा रहे थे। दूर खड़ी सुधा की माँ समझ गई कि कोर्ट का आदेश दिलों के सामने कागज से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। काश मैंने उनको पहले मिलने दिया होता। अगर माफ़ी मांगने से ही रिश्ता टूटने से बच जाए तो माफ़ी मांग लेनी चाहिए।